आज बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ब्रेन ब्रेन क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, जिसे हम वास्तविक रूप से देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जबकि माइंड है वो एक काल्पनिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो ब्रेन क्या हो गया, इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। और कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का अर्थ होता है वास्तविक, कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को का वास्तविक पार्ट है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सेकंड है माइंड। माइंड है ये ब्रेन का ही पार्ट है, माइंड ब्रेन का ही पार्ट है। हम माइंड को ना तो छू सकते हैं यानी टच भी नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, एक काल्पनिक है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच ग्रो along with the other system of human body। ब्रेन जैसे जैसे ग्रोथ करेगा ऐसे ही माइंड भी एज के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। तो माइंड ये ब्रेन का ही पार्ट है। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है या इसके बारे में इसकी डेफिनेशन क्या स्टडी करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन थी वो कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पिरिट। यानी कि साइकोलॉजी इसमें के या तो आत्मा या प्रेत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये डेफिनेशन दी गई, उसके बाद और चेंजेस हुए और दूसरी डेफिनेशन दी गई कि साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस उसके बारे में स्टडी करेंगे साइंटिफिक तरीके से। आगे बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में हम, और उसके बाद और भी चेंजेस हुए। तो फिर डेफिनेशन दी गई कि साइकोलॉजी आर कंपोज्ड बाय टू वर्ड से बनी है, जिसमें साइकी और लॉगस। साइकी का अर्थ होता है माइंड और लॉगस यानी स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि माइंड की पूरी स्टडी करेंगे। और अब वर्तमान में जो प्रेजेंट में है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम। हमने बात की साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे हम माइंड की, और माइंड ब्रेन का ही पार्ट है। यानी कि हम अब माइंड के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स माइंड में होते हैं। माइंड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो उसमें कंपोनेंट ऑफ माइंड्स में 9 कंपोनेंट्स हैं। तो उसके बारे में एक एक सबके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, एक्सप्लेन करके बात करेंगे। सबसे पहला है ओरिएंटेशन या कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस में ओरिएंटेशन है वो कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। इसके बारे में सेकंड बात करेंगे एक्टिविटी, परसेप्शन, इमोशन, थॉट्स, मेमोरी, अटेंशन, इंसाइट, जजमेंट। ये सारे माइंड के कंपोनेंट्स हैं और इसमें हम एक एक के बारे में सबके बारे में बात करने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन के मतलब अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस और पर्सन। इनको हम शॉर्ट में टीपीपी, जहाँ भी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे तो ओनली फॉर टीपीपी लिखेंगे, टाइम प्लेस पर्सन। इसके बारे में अवेयरनेस यानी ओरिएंटेशन, पर्सन ओरिएंट है या नहीं। यानी कि अब आपको पूछ लिया जाए कितना टाइम हुआ है तो आप बता रहे हैं कि यस टाइम बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्लेस के अभी वर्तमान में कहाँ पे हैं, और पर्सन आपका नाम क्या है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अगर वो अपने खुद के बारे में टाइम और प्लेस के बारे में सब सही बता रहा है यानी कि वो अवेयरनेस है खुद के प्रति, उसको हम ओरिएंटेशन बोलेंगे। डेफिनेशन होगी इट इज़ द अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस ये ओरिएंटेशन है, ये कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। और कॉन्शियसनेस को हम अलग से समझते हैं इसके बारे में। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस खुद के प्रति,
अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और अवेयरनेस अबाउट टीपीपी यानी कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तीनों के बारे में अवेयरनेस होना। साथ ही अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग यानी कि अपने नज़दीकी एरिया या कौन कौन पास में बैठा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस यानी जागरूक। और लास्ट है पर्सन गिव रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलेशन, अगर आपको पेनफुल स्टिमुलेशन दिया जाए तो आप उसका रेस्पॉन्स कर सकें। अगर आपको कई नुकीली चीज़ें चुभोई जाए तो आप अपने हाथ को पीछे कर लेंगे। तो ये भी एक अवेयरनेस है, यानी कि कॉन्शियसनेस में खुद के प्रति अवेयरनेस और टाइम, प्लेस, पर्सन, आप वर्तमान कहाँ हैं, कितने बजे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके प्रति सजग हैं, आप जागरूक हैं और अपने चारों ओर क्या हो रहा है। साथ ही आपको पेनफुल स्टिमुलस दिया जाए तो आप उनका रेस्पॉन्स करेंगे। तो ये सब कॉन्शियसनेस के बारे में आए बताएंगे। ये कॉन्शियसनेस कि आप वर्तमान में यानी कि कितने कॉन्शियसनेस हैं, अवेयर कितने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसऑर्डर, कॉन्शियसनेस के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। कॉन्शियसनेस के 6 डिसऑर्डर हैं, 6, उसके बारे में हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है यानी क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस इसको हम ब्रेन फॉग या मेंटल फॉग भी बोलते हैं। और कॉन्शियसनेस इसमें क्या होता है, पर्सन अगर क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, क्लाउडेड यानी बादल, कॉन्शियसनेस यानी कि धुंधला कॉन्शियस या अब खुद के प्रति अवेक नहीं है, यानी कि धुंधला है, धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा उसको अवेक है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल पर्सन है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जब उसको कुछ हॉस्पिटल भर्ती है तो थोड़ा बहुत उसको अगर वो कॉन्शियस रहेगा तो थोड़ा थोड़ा उसको दिखाई देगा पास में कौन है, मतलब कौन कौन खड़े हैं, क्या चल रहा है, मतलब कैसे हुआ। और थोड़ी देर ऐसा एक पल आएगा उसके अंदर वो अपनी वापस भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये वो याद उसकी याद आ रही है, वापस चली जा रही है। तो ये क्लाउडेड कॉन्शियसनेस हो गया, यानी कि धुंधला है, उसको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है और बाकी वापस भूल जाता है। तो ये इसमें द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन बिकम क्लाउडी, यानी कि उसकी पर्सन है, उसका कॉन्शियस लेवल है यानी कि जागरूक है या अवेक है, वो धुंधला है, उसको क्लियर एकदम अपने माइंड में क्लियरली उसको पता नहीं है। तो इसलिए आल्सो नॉन एज ब्रेन फॉग या मेंटल फॉग भी कहते हैं। तो ये फीचर्स किस में दिखाई देगा, ये फीचर्स जो मेंटली इल पर्सन हॉस्पिटल में है उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो डेलीरियम के पेशेंट है उसमें डोमिनेंट फीचर है डेलीरियम का। ये आगे द मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस एक्यूट डेवलप इन मेडिकल सर्जिकल यूनिट और इन आईसीयू। मेडिकल सर्जिकल यूनिट यानी कि साइकोसिस का पेशेंट है, ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आते हैं इस तरह कि साइकियाट्रिक इलनेस का पेशेंट है और मेडिकल सर्जिकल यूनिट या आईसीयू में एडमिट है, तो वो किसका पेशेंट है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसका कौन सा डिसऑर्डर अगर इसका देखने का मिलेगा, साइकोसिस का डिसऑर्डर। अगर साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें हम साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। साइकोसिस जिन्हें बोलेंगे जो मेजर हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट है या उन्हें एडमिट करने की सख्त ज़रूरत है। और माइनर में न्यूरोसिस यानी कि माइनर है, जो उसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइकोसिस में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो कि ऑर्गेनिक और सेकंड है फंक्शनल। ऑर्गेनिक में डेलीरियम और डिमेंशिया आते हैं, जबकि साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया और मूड अफेक्टेड डिसऑर्डर यानी कि मैनिया और डिप्रेशन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार हैं कि साइकियाट्रिक इलनेस डेवलप इन मेडिकल सर्जिकल यूनिट। मेडिकल सर्जिकल यूनिट हम तभी उनको एडमिट करवाएंगे साइकोसिस का पेशेंट होगा फर्स्ट। तो ये यानी कि साइकोसिस का पेशेंट है और साथ ही साइकियाट्रिक इलनेस है, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में डिमेंशिया और डेलीरियम आते हैं। तो ये इस प्रकार की कंडीशन, ये वो मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस मेडिकल सर्जिकल यूनिट में डेवलप होता है, वो डेलीरियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो उसमें किस प्रकार की साइकियाट्रिक इलनेस, साइकोसिस का मिलेगा लेकिन उसमें फंक्शनल मिलेगा। फंक्शनल में उसको डिप्रेशन का मूड
अफेक्टेड डिसऑर्डर डिप्रेशन मिलेगा, क्योंकि साइकियाट्रिक इलनेस पेशेंट तो है लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मेडिकल सर्जिकल यूनिट या आईसीयू में भर्ती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ज़रूरी तो नहीं है कि उसे माइंड पे या ब्रेन इंजरी हुई हो, उसको कहीं लेग इंजरी भी हो सकती है, उसके फंक्शनल लॉस हो सकते हैं, तो ये वो डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हो जाएगा। जबकि साइकियाट्रिक इलनेस का पेशेंट है यानी कि मेंटली पर्सन हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो डेलीरियम का आने वाले समय में डेलीरियम के फीचर्स मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्फ्यूज़न। फर्स्ट बात की हमने क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, सेकंड डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन इसमें अवेयरनेस है वो कम हो जाएगी, लैक ऑफ अवेयरनेस खुद के प्रति और टाइम प्लेस और पर्सन तीनों के प्रति अवेयरनेस है वो कम हो जाएगी। इसमें पर्सन है उसका क्लियर माइंड नहीं होगा, वो हैरान रहेगा, पजल्ड और कंफ्यूज फेस होगा। इट इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड TPP, टाइम प्लेस पर्सन। द पर्सन डज नॉट हैव क्लियर माइंड एज विथ पजल्ड और कंफ्यूज फेस होगा। ये कॉमनली किस प्रकार के पेशेंट में देखने को मिलते हैं? तो जो नशा करते हैं पर्सन, उनको नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र या एसाइलम में भर्ती करवाते हैं। तो मान लीजिए एक दिन तो वह रह गया, दूसरे दिन शाम को देखा कि सब सोने के बाद रात को पर्सन है जो खड़ा होके कहीं घूम रहा है इधर उधर, कोई टेबल पे चढ़ रहा है, कोई पंखे पे लटक रहा है, कोई बोलेगा यहाँ पर मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं ऊपर मेरा घर है, मैं इसका यहाँ का ओनर हूँ। तो ये वो कंफ्यूज है, उसको कुछ पता नहीं है क्योंकि उसमें विड्रॉवल स्टेट है। तो ये इट इज़ द कॉमनली सीन ड्यूरिंग द विड्रॉवल स्टेट ऑफ एल्कोहलिज्म और ओपियोइड्स। जो अमल लेने वाले अफीम लेते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, अगर उनमें शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं या असाइलम में रखते हैं तो इस प्रकार का कंफ्यूजन उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर डिसऑर्डर आता है स्टूपर। स्टूपर को हम इसे म्यूट और मोशनलेस भी बोल सकते हैं, यानी कि शांत है और कोई एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसका द एक्टिविटी एंड स्पीच ऑफ द पर्सन रेड्यूस अप टू मिनिमम लेवल, यानी कि कम हो गया है, जो भी मिनिमम लेवल पे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का है, यानी कि वो अनकॉन्शियस कंडीशन में नहीं है। स्टूपर एंड म्यूट है, एकदम शांत सुस्त बैठा रहेगा, जबकि उसकी आंखें तो खुली हैं, पलकें चल रही हैं, उसकी पलकें झपक रही हैं। इस प्रकार के पेशेंट हैं, उनको अगर कोई अपन साथ में खड़े होंगे उसको ज़बरदस्ती काम करवाएं वो एक्टिविटी करेंगे थोड़ी बहुत, तो वो स्टूपर यानी कि म्यूट है या मोशनलेस है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का कोमा। कोमा में तो कोमा का मीन्स ये हो गया कि वो अनकॉन्शियस है, लेकिन कोमा तब बोलेंगे जब लॉन्ग समय के लिए, प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है कोमा विगिल। कोमा विगिल में इट इज़ द स्टेट ऑफ कोमा इन विच द आई रिमेन ओपन, यानी कि पेशेंट तो कोमा में है, मतलब उसका स्टेट है कि पेशेंट कोमा में अनकॉन्शियस है लेकिन उसकी आंखें हैं वो खुली रहेगी, उसको कोमा विगिल स्टेट में, ये कोमा विगिल में इसको हम ऐड करेंगे। अगर पर्सन है जो कि प्रोलॉन्ग स्टेट अनकॉन्शियस है, लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उनकी आंखें भी बंद है, तो उसको कोमा बोलेंगे। जब कोमा विगिल में पेशेंट है उसकी आंखें ओपन रहेगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ड्रीमी स्टेट। ड्रीमी स्टेट यानी कि पेशेंट है उसका कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इसमें पर्सन सपने देखना स्टार्ट कर देगा, विजुअल हेलुसिनेशंस। हम कहीं भी लगातार पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान 2 मिनट 5 मिनट के लिए कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसे हम ड्रीमी स्टेट बोलेंगे। कहीं घर के ख्याल या कहीं पे हम जाके आ रहे हैं, हम कहीं किसी और का सोच रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, उस समय हमारे माइंड में कुछ और ख्याल आते हैं, उसे हम ड्रीमी स्टेट बोलते हैं। तो इट इज़ द अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच द पर्सन हैव विजुअल हेलुसिनेशन। तो ये हमने 6 डिसऑर्डर कॉन्शियसनेस के बात की। एक और इससे रिलेटेड वर्ड आता है ड्रीमी स्टेट से रिलेटेड, तो उसमें और एक उसका वर्ड है वो फैंटेसी। तो उसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में देखा, ये अलग वर्ड है फैंटेसी, जबकि उसमें डिसऑर्डर 6 ही हैं वो हमने देखे। सबसे पहले देखा क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, सेकंड देखा हमने कंफ्यूजन, थर्ड स्टूपर, 4 कोमा, 5 कोमा विगिल, लास्ट ड्रीम स्टेट। और ये एक अलग है टर्म है फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है कि अगर
हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में तो अपने आप को प्लीजर या शांत करने के लिए ड्रीमी स्टेट में बन जाते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम में। अगर हम मान लीजिए हम सो रहे हैं और हमें सपना आ गया, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी है, मेरे पास सब खड़े हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, सब कुछ मेरे पास है, यानी कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर मैं जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बाद स्टेट में, उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। तो ये सब धीमे धीमे हो रहा है और मैंने एक मैच जिता दिया है, उसकी वाहवाही हो रही है हर जगह, सब कुछ उसे मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है। इतने में कहीं बेल बज जाती है और अपना सपना टूट जाता है। तो वो एक फैंटेस्टी है, यानी फैंटेसी, यानी अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकाल रहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकाल रहा है। यानी कि फैंटेसी क्या हो गया, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि प्लेजर दे रहा है, अपने आप की कंडीशन में सुधार ला रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द पर्सन गो इनटू द फैंटेसी टू कॉप अप, यानी कि सामना कर रहा है विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसका सामना कर रहा है। तो ये फैंटेसी था। तब नेक्स्ट हमने फर्स्ट बात की ओरिएंटेशन कॉन्शियसनेस के बारे में, माइंड के कंपोनेंट में। अब सेकंड बात करेंगे कि एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन करवाएगा? माइंड करवाएगा। माइंड किसके थ्रू करवाएगा? हमारे बॉडी में तो दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे तीन प्रकार के होते हैं मेनली। फर्स्ट है वो सेंसरी, जो कि बॉडी से सेंसेशन माइंड तक लेके जाते हैं, और एक मोटर जो माइंड से अपने बॉडी तक लेके आते हैं, और थर्ड प्रकार मिक्स्ड होते हैं, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये एक्टिविटी कौन करवा रहा है? एक्टिविटी ब्रेन से हो रही है। ब्रेन से हो रही है कि न्यूरॉन्स करवा रहे हैं, यानी कि मोटर एक्टिविटी, यानी कि ब्रेन से सिग्नल हमारी बॉडी में आ रहा है, ये मोटर एक्टिविटी हो गई। यानी कि साइको माइंड से रिलेटेड है, तो हम इसको बोलेंगे साइको मोटर एक्टिविटी, यानी कि माइंड के द्वारा मोटर न्यूरॉन माइंड ने मोटर न्यूरॉन से एक्टिविटी करवाई, यानी कि साइको मोटर एक्टिविटी। तो इसका यही डिफाइन करेंगे, तो मोटर रेस्पॉन्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज साइको मोटर एक्टिविटी। हम इसे पीएमएस शॉर्ट में डिनोट करेंगे। तो अब इसके डिसऑर्डर देखते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। इसके हम फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो इंक्रीज पीएमए। यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई। अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी कब बढ़ती है? मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपनी एक्टिविटी बहुत ही फास्ट कर रहा है कि ये भी कुछ भी काम दो, हॉस्पिटल में वो भी काम कर रहा है, पेशेंट को भी संभाल रहा है, फर्श पे झाड़ू भी निकाल रहा है, बैंडेज भी लगा रहा है, फटाफट सारे तरह की काम कर रहा है। तो यानी कि उसकी एक्टिविटी उसकी तेज हो गई, यानी फास्ट एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो गई। तो वो एक्टिविटी वो इंक्रीज हो गई, वो पर्पज लेस है कि वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा कि ये भी मैं काम कर लूँगा, वो भी एक काम कर लूँगा, लेकिन उसका जो फिक्स काम है वो उसको तो कर ही रहा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है, जिसे पर्पज लेस या नीड लेस, उसे किसी की उसे आवश्यकता नहीं है वो एक्टिविटी करने की, उसका काम है वही उसको करना है। यानी कि उसकी एक्टिविटी में बदलाव आ रहा है, वो बहुत अधिक एक्टिविटी कर रहा है। तो वो एक्टिविटी कैसी है? पर्पजलेस है, यानी कि कोई उसकी काम की नहीं है, नीडलेस है। ये किस प्रकार के पेशेंट में देखने को मिलेगी? ये इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी जो मैनिक पर्सन है, मैनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी, और सेकंड है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने में मिलेगी। अब सेकंड है कि साइकोमोटर एक्टिविटी किस में कम, यानी कि कम किस में देखने को मिलेगी। अब आप अपन खुद भी सोच सकते हैं, अगर एक आदमी है, वो मॉर्निंग में 7 बजे उठ के ऑफिस जाता है, वापस डे में वह चाय पीता है, काम करता है, शाम को घर पे आता है, 2 रोटी खा के सो जाता है, यानी कि उसकी मान लीजिए नॉर्मली वह 5 रोटी खाता है, वापस सो गया टाइम पे। अगर वही पेशेंट घर पे आ रहा है, यानी मॉर्निंग में लेट उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, वीक मूड में, यानी कि कमज़ोर है उसकी हालत, शाम को आता है, 2 रोटी खाता है, टाइम से सो नहीं पाता है, तो उसकी एक्टिविटी में कमज़ोर हो गई, वो टाइम पे ऑफिस नहीं जा रहा है, यानी कि उसकी नीडफुल जो ज़रूरत है वो भी वो पूरी नहीं कर रहा है। उनका पर्पज़ है, उनकी आवश्यकता है उसको, यानी कि यो किस प्रकार की एक्टिविटी हो गई? इसमें पर्पजफुल एक्टिविटी, नीडफुल एक्टिविटी है, लेकिन उन एक्टिविटी में
कमी हो गई, तो डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो ये किस प्रकार के पेशेंट में देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले डिप्रेशन है, आप खुद भी देख सकते हैं अपने नजदीक को डिप्रेस्ड पेशेंट होगा उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। और सेकंड ये सिजोफ्रेनिया में भी देखने को मिलेगी। अब इसमें थर्ड डिसऑर्डर है डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी यानी डिस का मतलब ही एबनॉर्मल या पेनफुल हम कह सकते हैं। डिसएक्टिविटी यानी एनी एबनॉर्मल और पेनफुल एक्टिविटी है। तो इसमें डिसएक्टिविटी में कौन से डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्टेरियोटाइप पोजीशन। स्टेरियोटाइप पोजीशन यानी बार बार वही पोजीशन। कैटालेप्सी का मतलब स्टेरियोटाइप पोजीशन यानी एक ही पोजीशन में रहना। तो एक ही पोजीशन में नहीं, उसके हाथ कैसे अकड़ गए, ऐसे ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, पैर अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। मान लीजिए हमने कोई मरीज को हॉस्पिटल में देखा कि वह पेशेंट दोनों पैर एक के ऊपर एक रख के बैठा हुआ, हाथ अपने पीछे की ओर और गर्दन ऊपर की ओर लेके बैठा है। अपन ने गए उसके पास, उसकी अपने अपने हाथों से उसको कॉन्शियस है पेशेंट, उसकी पोजीशन को नॉर्मल कर दिया आपने। थोड़ी देर आप बाहर गए, वापस आए तो वही पेशेंट की पोजीशन वापस वही सेम पोजीशन पहले वाली पोजीशन में। यानी कि 6-7 बार हमने नॉर्मल की, उसके बाद देखा कि वह वापस वही पोजीशन, यानी कि बार बार वही पोजीशन वो पोजीशन में आ रहा है वापस, तो उसे हम कैटालेप्सी बोलेंगे। स्टेरियोटाइप पोजीशन यानी बार बार वही पोजीशन कैटालेप्सी बोलेंगे। इसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। द पेशेंट मेंटेन ए कांस्टेंट पोस्चर ए पोजीशन। उसकी पोस्चर और पोजीशन दोनों कांस्टेंट यानी कि बार बार वही बनी रहेगी, अपन कितना भी सही कर ले वापस वही बनी रहेगी। कैटालेप्सी के पास सेकंड डिसऑर्डर है एक्टिविटी का, डिसएक्टिविटी का, मैनरिज्म। मैनरिज्म या इसको हम स्टेरियोटाइप मूवमेंट बोलेंगे। मैनरिज्म यानी कि ये मैनरिज्म में अपन जब भी किसी से बात करते हैं बार बार बालों को संवारते हैं, अपना हाथ अपने आप बालों पर जाता है और बालों को संवारता है। तो ये दिन में अपन करते हैं लेकिन अपन को ध्यान नहीं रहता, अपन बात करते हैं तो वो होता रहता है। तो इस प्रकार का मूवमेंट है वो स्टेरियोटाइप मूवमेंट है, बार बार मूवमेंट हो रहा है, उसे हम मैनरिज्म बोलेंगे। तो ये हो रहा है वो वॉलंटरी हो रहा है, मतलब अपन खुद कर रहे हैं यानी वॉलंटरी तो है लेकिन अनकॉन्शियसली, लेकिन अपन को पता नहीं है, अपन बात कर रहे हैं अपने आप हो जाता है अनकॉन्शियसली और वॉलंटरी हो रहा है। यानी कि स्टेरियोटाइप एक्शन या मूवमेंट विच आर वॉलंटरी परफॉर्म्ड एंड अनकॉन्शियसली, अपन को पता नहीं अपने आप हो रहा है। नेक्स्ट है थर्ड डिसऑर्डर है वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन में कोई भी शब्द जो हम बार बार कोई अपने नॉर्मली हम टॉक करते हैं, कोई भी वर्ड है तो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं एक्चुअली या उससे पहले कोई प्रीफिक्स या सफिक्स, हम वो बार बार उसी वर्ड को रिपीटेशन करते रहते हैं। यानी कि वर्बिजरेशन में कोई भी वो सेम बार बार शब्द हैं, वर्ड या सेंटेंस, उसको बार बार बोलना। वर्बिजरेशन यानी इट इज द स्टेरियोटाइप स्पीच या वर्ड या सेंटेंस, तीनों को इसी को हम वर्बिजरेशन करेंगे। यानी कि इन तीनों को बार बार दोहराना। कोई भी वर्ड है पर्टिकुलरली, स्पीच है, सेंटेंस है, हम उसको बार बार वर्बिजरेशन कर रहे हैं, यानी कि बार बार स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, बार बार उसको रिपीटेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है डिसऑर्डर है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इन दोनों को समझे था, कोई पेशेंट है उसको अगर एग्जामिनर कह रहा है कि ये लो टैबलेट और ये खा लो, तो वो पेशेंट इको ले लिया, वो पेशेंट खुद कहेगा अपने को वापस, क्या ये लो टैबलेट और खा लो, वो खुद एग्जामिनर को वापस बोल रहा है। और मूवमेंट भी अपन हाथ आगे के उसको गोली या टैबलेट दे रहे हैं तो वो भी अपनी तरफ वही टैबलेट लेके अपनी और हाथ करेगा ये ले लो। यानी कि इको ले लिया, द पेशेंट रिपीट द सेम सेंटेंस और वर्ड ऑफ पर्सन या एग्जामिनर। यानी इको ले लिया का मतलब जो हमने बोला कि ये लो टैबलेट और ये टैबलेट ले लो, तो वही अपन को वापस सेम सेंटेंस या वर्ड बोल रहा है कि ये लो टैबलेट आप ले लो। तो इको ले लिया का मतलब सेम वर्ड या सेंटेंस वो वापस दोहराना, लेकिन दोहराना किसे, एग्जामिनर। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इको ले लिया, इको प्रेक्सिया या मैनरिज्म में नहीं, सॉरी, वर्बिजरेशन में स्पीच या वर्ड वो एक ही बार दोहरा रहा है लेकिन वो खुद दोहरा रहा है, वो अनकॉन्शियसली, उसको खुद को पता नहीं, बीच बीच में वो बोलता रहता है। लेकिन इको ले लिया, इको प्रेक्सिया दोनों में एग्जामिनर सामने है,
इकोप्रेक्सिया में देखिए द पेशेंट रिपीट द सेम एक्शन ऑफ पर्सन एग्जामिनर। पेशेंट जैसे ही एग्जामिनर ने आगे पेशेंट की तरफ हाथ किया कि ये लो टैबलेट, तो वही वापस इकोप्रेक्सिया में जो भी मेंटली इल पर्सन है वही सामने से वापस सेम रिपीटेशन करेगा कि ये लो टैबलेट और ले लो। यानी कि इकोप्रेक्सिया में सेम एक्शन हो रहा है, जबकि इकोलेलिया में सेम वर्ड बोल रहा है, लेकिन ये वर्ड या एक्शन हो रही है वो सामने एग्जामिनर के साथ हो रही है, एग्जामिनर और पर्सन दोनों आपस में है। जबकि वर्बिजरेशन में ये सब अपने आप हो रहे हैं मूवमेंट, या वर्ड से वर्बिजरेशन अपने आप हो रहा है, अपने आप बोल रहा है वो सब। नेक्स्ट है डिसऑर्डर नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में कोई भी अगर छोटा लड़का है या पेशेंट है उसको अपन बोलेंगे पंखा बंद कर दो, तो वो उसका उल्टा ही करेगा, पंखा चालू करके चला जाएगा। घर में जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको अपन बोलते हैं कि अभी जाके पढ़, तो वो नहीं पढ़ेगा। तो अपन अगर उसको उल्टा बोल रहे हैं कि तू अब मत पढ़ना, तो वो जाके पढ़ने लग जाएगा। अपन उसको बोलेंगे अपन को लाइट बंद करवानी है, लेकिन अपन बोल लेंगे कि लाइट बंद मत करना, तो वो लाइट बंद करके चला जाएगा। यानी कि अपन बोल रहे हैं उसका अपोज कर रहा है, अपन जो भी कमांड दे रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है। हम किसी भी अगर इस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो हम उसको काम करवाने के लिए उल्टे बोलेंगे कि भाई अब तू सोना नहीं है अभी, तो वो सो जाएगा। उसको बोलेंगे अब ये काम मत करना, तो वो काम ये करेगा ही। नेगेटिविज्म का मतलब ही ये हो गया कि द पेशेंट अपोज ऑल द कमांड ऑफ एग्जामिनर, जो एग्जामिनर बोल रहा है उसका विपरीत कर रहा है। नेक्स्ट है कंपल्सन। कंपल्सन में क्या होता है कि अपने हमारे साथ भी ये होता है कि हम बार बार घर से जब भी निकलते हैं तो एक बार लॉक दे दिया तो बार बार चेक करते हैं वापस लोग, बार बार लॉक चेक करते हैं। कोई अगर घर से बाहर निकल गई और वापस घर में शाम को आते हैं तो हम बार बार हाथ धोते हैं, लेकिन हमें पता रहता है कॉन्शियसली है हम उसमें। कंपल्सन का मतलब स्टेरियोटाइप एक्शन तो हो रही है बार बार, लेकिन वो व्यूवर्स दूसरे लोग देख रहे हैं ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। लोग पास वाले देखेंगे ये बार बार अपने हाथ धो रहा है, ये बार बार लॉ को चेक कर रहा है। यानी कि वॉलंटरी खुद तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियस है, अपने को भी पता है कि हाँ मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ। यानी वो गिनेगा कि मैंने 15-20 बार बाद हाथ धो लिए हैं और मैंने 2-4 बार लॉक भी चेक कर लिया कि लॉक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो ये कंपल्सन, और कंपल्सन में ये वॉलंटरी होगा और कॉन्शियस होगा। जबकि मैनरिज्म में हमने क्या बोला कि वो अपने बालों पे हाथ जा रहा है, वो बार बार वो वॉलंटरी हम खुद कर रहे हैं और कंपल्सन भी खुद ही कर रहे हैं। लेकिन मैनरिज्म में जो बालों पे बार बार हाथ जा रहा है वो अनकॉन्शियसली हमें पता नहीं रहता है। जबकि कंपल्सन में हमें पता है हम कितनी बार हाथ धो रहे हैं, तो ये कंपल्सन ये कॉन्शियसली होगा, जबकि मैनरिज्म में अनकॉन्शियसली होगा। नेक्स्ट है व्यूलेंस। वायलेंस यानी कि हिंसा करना। हिंसा में कोई भी एक्शन कर सकते, एक्शन या किसी को गाली निकाल दी, फिजिकली लड़ाई कर दी, तो उससे हम हिंसा फैला रहे हैं, तो उससे किसी दूसरे को भी हार्म हो सकता है। जैसे मर्डर है, रेप है या अदर्स है सब। तो एनी टाइप ऑफ एक्शन विच मे बी वर्बल और फिजिकल में हार्मफुल टू अदर्स, एग्जाम्पल मर्डर, रेप, अदर्स। लास्ट इसका है सुसाइड। सुसाइड लास्ट डिसऑर्डर है सुसाइड। सुसाइड में एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ में खुद को ही मार देना, ये भी एक प्रकार की सुसाइड क्या है, एक्टिविटी है। यानी कि एक्टिविटी कर रहा है, खुद को मार रहा है। और सुसाइडल रेट है वो इंडिया में 1 लाख लोगों में 10.6 यानी कि 10,600 लोग वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो 1 लाख पॉपुलेशन में से। अब सुसाइडल मेथड कौन कौन से इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट अगर बात करें मोस्ट कॉमन मेथड है तो हैंगिंग वाला है, यानी कि फांसी के फंदे लटक जाना। सेकंड है पॉइजनिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड पॉइजनिंग, कोई जहर खा लेता है। थर्ड है गन शॉट, गन शॉट। और फोर्थ है रिस्ट कटिंग, यानी कि अपनी नस काट देना। गन शॉट है, गन शॉट मोस्ट लिथल है, लिथल है घातक। घातक क्यों है कि अगर मान लीजिए गन शॉट अगर किसी को मार देते हैं तो वो हाथों हाथ मर जाएगा, उसके जीने के चांस बहुत कम है। हैंगिंग वाला तो अगर लटक जाए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम, वो खुद भी रस्सी पकड़ सकता है, कोई आके बचा भी सकता है। लेकिन गन शॉट एक बार गन से गोली निकल गई तो अगर वो सीधे मरेगा ही डायरेक्ट ही। उसमें लिथल मेथड है, यानी कि बहुत घातक मेथड है, उसमें चांस बहुत कम है जीने की। तो ये मेथड्स हैं इंडिया में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी इन इंडिया। तो फर्स्ट आता है हैंगिंग, अगर ऑप्शन हैंगिंग ना हो तो सेकंड पॉइजनिंग का आता है। अगर पूछ ले मोस्ट लीथल मेथड सुसाइडल मेथड यूज्ड इन इंडिया तो गन शॉट आएगा। अब एक अलग टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी कि किस प्रकार प्रवृत्ति है उसकी,
अगर पेशेंट हॉस्पिटल में मिलता है तो उसके बारे में सबसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं नॉट स्टेट में कि कोई पेशेंट है, वो इस तरह 4 ऑप्शन दे देंगे, इस तरह वर्ड्स बोल रहा है, वो अटेम्प्ट करने के बारे में बोल रहा है, वो प्लान क्या है उसमें, या उसके क्लू दे रहा है, आइडियाज़ दे रहा है। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन को किस आंसर को सेलेक्ट सबसे पहले करना है। साटा क्वेश्चन आ जाए सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें सबसे पहले सुसाइडल अटेम्प्ट को हम कोई भी ट्रीटमेंट करें तो उसको पहले प्रायोरिटी सुसाइडल अटेम्प्ट को देंगे। सुसाइडल अटेम्प्ट को इसलिए देंगे कि उसने पिछली बार कोई अटेम्प्ट कर चुका है, तो इसे पता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट अब नेक्स्ट किस प्रकार होगा। सुसाइडल प्लान, अगर वो प्लान बना रहा है तो सेकंड जो भी ध्यान देंगे वो सुसाइडल प्लान बना उस टॉपिक पे ध्यान देंगे। थर्ड है सुसाइडल क्लू, कोई क्लू दे रहा है कि मुझे तो कुछ मिल जाए तो ये मैं मर जाऊं, तो ये क्लू दे रहा है, या इस प्रकार बोल रहे कि मुझे अब बस नहीं जीना जिंदगी में, तो ये मेंटली इल पर्सन बोल रहा है, सुसाइडल क्लू दे रहा है। और लास्ट सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं कि मैं मर जाऊं, काश मैं सुबह उठूं ही नहीं, इस प्रकार ये सब सुसाइडल टेंडेंसी है। तो क्वेश्चंस आते हैं कि प्रायोरिटी बेस्ड, अगर ये चार ऑप्शन में तो सबसे पहले प्रायोरिटी सुसाइडल अटेम्प्ट वाले को देंगे, सेकंड सुसाइडल प्लान वाले को, थर्ड सुसाइडल क्लू को, और फोर्थ सुसाइडल आइडियाज को। तो इसका मैनेजमेंट कैसे है करेंगे? मैनेजमेंट अगर बोलें एंटी सुसाइडल मैनेजमेंट, ईसीटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी देंगे, क्योंकि पता है कि पेशेंट मेंटली इल है, तो ईसीटी से ही सुसाइडल आइडिया तक जा रहा है, यानी कि उसको ईसीटी की देना ही, ईसीटी से मैनेजमेंट करना ही होगा। क्योंकि अगर आदमी मर जाए मेंटली इल पर्सन तो उसके बाद में क्या मैनेजमेंट करें? इसके लिए सबसे ज़्यादा ईसीटी को ज़्यादातर एंटी सुसाइडल मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैनेजमेंट में ईसीटी को देंगे। सेकंड लिथियम टेबलेट देंगे, ये मूड स्टेबलाइजर है, मूड स्टेबलाइजर टेबलेट है, तो लिथियम सेकंड देते हैं। थर्ड है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसमें क्लोजापिन देंगे। ये प्रायोरिटी बेस है, इसमें भी मैनेजमेंट में सबसे पहला पूछे तो ईसीटी, सेकंड लिथियम, थर्ड क्लोजापिन। तो सुसाइडल रिस्क इन साइकोटिक डिसऑर्डर किस में, कौन से ये साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी किस में देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले सुसाइडल टेंडेंसी है या सुसाइडल रिस्क है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने के बारे में सोचेगा। इसके बाद अगर बात करें तो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, इसके बाद मैनिया का पेशेंट। इन प्रायोरिटी बस्ट है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में मिलेगी। साइकोटिक डिसऑर्डर है वो सुसाइडल रिस्क सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में मिलेगी। सेकंड मिलेगी वो सीजोफ्रेनिया में, थर्ड मिलेगी वो मैनिया के पेशेंट में मिलेगी। एक अलग वर्ड है कैटेलेप्सी, कैटेलेप्सी, और हमने ये कैटेप्लेक्सी, सॉरी ये कैटेप्लेक्सी वर्ड है, और हमने पीछे डिसऑर्डर में पहला पढ़ा वो कैटेलेप्सी था, और ये कैटेप्लेक्सी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, और ये कैटेप्लेक्सी अलग है। कैटेप्लेक्सी यानी कि सडन लॉस हो रहा है मसल टोन का, आफ्टर साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा हो गया और मसल्स का टोन लॉस हो गया, तो उसे कैटेप्लेक्सी बोलेंगे। जबकि हमने पिछले डिसऑर्डर में बात की वो कैटेलेप्सी है, LEPSY है। कैटेप्लेक्सी इसमें मसल टोन वो लॉस हो जाती है, जबकि कैटेलेप्सी में स्टेरियोटाइप पोजीशन है, लेकिन उसकी मसल वो अगर अकड़ी हुई तो एक ही जगह रहेगी। ये दोनों वर्ड हैं सेम है, जो कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए कैटेप्लेक्सी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट बात की अगर कंपोनेंट ऑफ माइंड के, तो ओरिएंटेशन या कॉन्शियसनेस। सेकंड बात की एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में। थर्ड कंपोनेंट माइंड का है उसमें परसेप्शन, यानी कि सेंसेस ऑर्गन कौन कौन से, उसके बारे में परसेप्शन बात करेंगे। यानी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस करता है वो सेंस ऑर्गन के बारे में, सेंस ऑर्गन से वाट एवर इज एक्सपीरियंस्ड बाई ए पर्सन थ्रू हिज सेंस ऑर्गन इज नॉन एज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब हमारे जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू, तो उसको हम परसेप्शन बोलेंगे। तो 5 प्रकार के परसेप्शन है। फर्स्ट है विजुअल परसेप्शन, जो हम विजुअल यानी कि देख के जो भी हम देखते हैं वो। सेकंड ऑडिटरी, जो भी सुनते हैं। थर्ड गैस्टेटरी, यानी कि हम जो भी टेस्ट हैं। फोर्थ ऑल्फैक्टरी, स्मेल वाला। टेक्टाइल परसेप्शन यानी टच वाला। तो ये परसेप्शन कोई भी पर्सन में होते हैं, तो किस प्रकार डिपेंड होते हैं, तो डिपेंड किन किन पे होते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो द परसेप्शन ऑफ एनी पर्सन आर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, इन फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं कि ये परसेप्शन कैसे काम करेंगे।
फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन, बिल्कुल सेंसरी ऑर्गन तो हमारे है ही है, आँख है, नाक है, कान है, जैसे टेस्ट है, टच वाला, ये सब अगर देखें तो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम एक तो हमें पता लगता है। और सेकंड है प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी कि आपको रात को कोई अगर विजुअल परसेप्शन हो रहा है, यहाँ की ऑडिटरी परसेप्शन हो रहा है, यानी कि अगर रात को आपको लग रहा है, मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आपके जो भी पेरेंट्स थे तो आपको सुलाने के लिए डराते थे कि यहाँ कोई भूत आ जाएगा, आप सो जाओ नाइट टाइम में, तो वही अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस अपन रात को कहीं बाहर निकले तो अपन को वही थॉट्स आएंगे, वही रात का समय तो कोई भूत आ जाएगा, वो क्या है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो वो फैक्टर्स भी हैं। और थर्ड है इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स है ना, मान लीजिए अपन को कहीं जाना है, अपन को दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं कि अपने खुद की ज़रूरत के लिए, भाई तू कहाँ है, जल्दी से वहाँ आ जा, मेरे घर पे आ जा, यहाँ तक चलते हैं, अर्जेंट है, फटाफट आना। तो लेकिन जैसे ही आप उसका वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया, आपको एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है, डोर बेल्स की, तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ कोई नहीं, तो वो इंडिविजुअल नीड्स है, यानी कि परसेप्शन है, अपने खुद की नीड्स थी, इसलिए हमें वो परसेप्शन, यानी कि वहाँ ऑडिटरी परसेप्शन कोई फॉल्स आया, फॉल्स परसेप्शन हुआ वहाँ पे। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, सेंसरी ऑर्गन या प्रीवियस एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल नीड्स, इसके थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं कि परसेप्शन। इसके डिसऑर्डर के बारे में बात करें, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के, तो इसमें 2 डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली परसेप्शन के, हमने कई बार सुना भी है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो सबसे पहले इल्यूजन के बारे में बात करते हैं। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन यानी आपने हमें जब कहीं भी रात को जाते हैं तो हम कहीं पे रस्सी पड़ी है तो अपन को लग रहा है कि वहीं सांप पड़ा है या कि सांप जा रहा है एक ही जगह, तो हमें वो एक फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, यानी कि रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। हमें वो ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस तो है, यानी कि रस्सी पड़ी है, यानी कि प्रेजेंस है एक्चुअल स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट या वस्तु तो है, लेकिन रॉन्ग परसेप्शन है, यानी कि रस्सी का हमें सांप दिखाई दे रहा है, तो ये इल्यूजन है। ये इसकी और भी डेफिनेशंस हैं, देखते हैं। इट इज़ द रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। और भी एग्जाम में आई गई डेफिनेशंस आई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, ऑप्शन दे दिए थे, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये etc। तो इसका ये भी एक डेफिनेशन है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, इल्यूजन। स्टिमुलस तो है, मिस इंटरप्रिटेशन यानी उसकी हमें इंटरप्ट हो रहा है, पहचान नहीं हो रही है। थर्ड है कि एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि एबनॉर्मल परसेप्शन, दोनों ही अगर बात करें कि इल्यूजन को एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर वहाँ पर परसेप्शन है तो हमें वो एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। रस्सी का सांप दिखा रहा है, यानी कि रस्सी पड़ी है और हमें सांप दिखाई दे रहा है, यानी एबनॉर्मल है। अपन ऐसे तो एबनॉर्मल दोनों ही है, इल्यूजन भी एबनॉर्मल है, हेलुसिनेशन भी एबनॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन यानी कि रस्सी का सांप दिखाई नहीं रहा है, ये भी एबनॉर्मल है। द स्टिमुलस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इल्यूजन, यानी कि स्टिमुलस हमेशा प्रेजेंट रहेगा, यानी वस्तु वहाँ पर उपस्थित रहेगी। एग्जाम्पल है रोप इज परसीव्ड एज ए स्नेक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेलुसिनेशन क्या होता है। अगर हेलुसिनेशन के बारे में बात करें तो हेलुसिनेशन में क्या, फॉल्स परसेप्शन हो गया। अगर वहाँ पे एक्चुअल में कोई स्टिमुलस भी कोई नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है और हमें फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, यानी कि हमें अगर मान लीजिए कहीं रात को आप निकल रहे हैं, कहीं कहीं आपको कुछ दिख गया, वाइट वाइट कपड़े पहने हुए, लेकिन वहाँ जैसे ही आप डर के उनके पास जा रहे हैं, धीरे धीरे आप जैसे भी जा रहे हैं, आप जाते ही आपने क्या हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी, आप डर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके पास में गए, देखा कि वो डाली कहीं ऊपर से नीचे हिल रही है और ऊपर से कहीं लाइट लाइट गिर रही है उसके ऊपर, तो वो एक फॉल्स परसेप्शन हो गया, जबकि कोई वास्तव में एक्चुअल स्टिमुलस नहीं था। तो ये एक्चुअल स्टिमुलस इज ऑलवेज इसमें एब्सेंट होगा, हेलुसिनेशन में कोई वस्तु या स्टिमुलस नहीं होगा, जबकि इल्यूजन में इसमें दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि दोनों में रॉन्ग या फॉल्स परसेप्शन तो है, लेकिन इल्यूजन में एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट है, जबकि हेलुसिनेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नहीं है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन विजुअल हेलुसिनेशन मतलब हेलुसिनेशन ऑफ साइट, देखने का। इट इज़ कॉमनली सीन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस और ब्रेन इंजरी। ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी कि डिमेंशिया डेलीरियम पेशेंट में दिखाई देगा, और ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट में उन्हें दिखाई दे रहा है कुछ
कि वहाँ पे कुछ खड़ा है, कोई एनिमल है, वहाँ पे अभी मेरे सामने से घोड़ा निकला, ये सब उसको फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, वास्तव में वहाँ पर कोई भी स्टिमुलस नहीं है। अब विजुअल हेलुसिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि डॉट्स या लाइन या सर्कल हमें कहीं पे थोड़ा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अनफॉर्म्ड है, यानी कि डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइन दिखाई दे रही है, कोई फिक्स वस्तु नहीं, उसको अपन बोल नहीं सकते ये किस प्रकार की इमेज है, ओनली डॉट्स लाइन सर्कल दिखाई दे रही है, यानी अनफॉर्म्ड है, सिंपल है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ फॉर्म्ड है, कोई इमेजेस दिख रही है, पर्सन दिख रहा है, एनिमल दिखाई दे रहा है, यानी कि आ रहा है तो फॉल्स परसेप्शन है, कोई भी वहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार का, क्वेश्चन पूछा गया है कि द लीजन ऑफ फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन आर सीन इन फॉर्म्ड, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाले सीन किस में देखने को मिले। यानी कि नॉर्मल अपन बात करें कि विजुअलाइजेशन टेम्प हमारे ऑक्सीपिटल लोब में होता है, लेकिन इसमें बोला है कि लीजन ऑफ फॉर्म्ड, यानी कि फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, वो हमें टेम्पोरल लोब में दिखाई देने को मिलेगा। लीजन ऑफ फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन आर सीन इन टेम्पोरल लोब में, और ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। नेक्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगर बात करें कि इन वो अगर 5 हेलुसिनेशन 5 परसेप्शन है, इनमें सबसे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, तो हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग का। मान लीजिए कहीं आपके खड़े हैं और आपको अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ आई, आप पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, लेकिन आपको वो फॉल्स परसेप्शन हुआ है जैसे कोई मुझे किसी ने बुलाया है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कॉमनली सीन इन फंक्शनल साइकोसिस। साइकोसिस के 2 टाइप्स मैंने बताए, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। फंक्शनल में साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया पेशेंट का देखने को मिलेगा, मैनिया वाले और डिप्रेशन पेशेंट में ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन को, यानी कि फर्स्ट डिवाइड किया फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन, यानी कि कोई पेशेंट है जो उसको अपने खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है, थॉट्स इको, यानी कि उनके खुद के विचार आ रहे हैं, उसको खुद को अपने खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन हो गया। अब सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में रनिंग कॉमेडी चल रही है, यानी कि कोई सामने वाला कोई भी एक पर्सन है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जो भी मेंटली इल पर्सन है उसको किसी एक पर्सन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसे वो रनिंग कॉमेडी, जैसे कि कॉमेडी कैसे चल रही है इसको बोल सकते हैं रनिंग कॉमेडी, यानी कि एक ही पर्सन की उसको आवाज़, वहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, ओनली फॉर सिंगल पर्सन की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे हम सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन या रनिंग कमेंट्री बोलेंगे। अब थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में द पर्सन हियरिंग ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके बातें कर रहे हैं, उसे हम थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन बोलेंगे। यानी कि कोई मेंटली इस पर्सन है, उसको हेलुसिनेशन वो ऑडिटरी का हो रहा है, और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन हो रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके वो बातें कर रहे हैं, उसको ऐसे फॉल्स परसेप्शन होंगे, यानी कि हियरिंग होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल। इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑरा ऑफ एपिलेप्सी। ऑरा ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आने वाली उससे पहले है ऑरा, यानी कि एपिलेप्सी मान लीजिए अब आने वाली तो उसे कुछ फील होगा। अब मान लीजिए किसी को एपिलेप्सी आने वाली है तो उसे स्मेल आएगी, किसी बुरी स्मेल आएगी या किसी तरह की स्मेल आएगी, यानी उसे हम ऑरा बोलेंगे। एपिलेप्सी से पहले जो भी हमें फील होता है तो उसे ऑरा बोलेंगे। तो ये ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनमें देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने में कहावत भी है कि, और लोग करते भी है, किसी को एपिलेप्सी सीजर्स आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको जूती सुंघाते हैं। तो ये भी एक धारणा बन गई, किस प्रकार बनी है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो उसे भी स्मेल आई होगी, और सबसे गंदी स्मेल उसको सुंघाते हैं, यानी कि जूता सुंघाते हैं या सॉक्स से जो भी गंदा है उसको सुंघाते हैं। अगर ये उसमें सही कैसे होता है उसकी भी धारणा है। मान लीजिए एपिलेप्सी तो 2 मिनट की आ गई, अगर अब किसी पर्सन को बोलेंगे आप जाओ एपिलेप्सी आ गया वहाँ से जूता लेके आओ, तो वो जूता लेने जाएगा, फिर वो लेके अपने पास आएगा, तब तक तो 2 मिनट हो जाएंगी। तो वो अगर वो जैसे वो अपने आप ही अवेक होने वाला है, लेकिन वो जैसे ही सुंघाएंगे वो सही हो जाएगा। तो लोग एक धारणा बना ली है कि जूती से वो एपिलेप्सी सही होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि
ऑल्फैक्टी हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलता है, किस अगर परसेंट, तो एपिलेप्सी में मिलने का। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन यानी कि टेस्ट, हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट। कोई भी पेशेंट है, अगर उसको आप जाके पानी पिला रहे हो, मेंटली पर्सन पानी ला के दिया, और वो पानी ला के दिया, जैसे ही वो पानी पिए वो थूक देगा, ठीक है, इतना कड़वा पानी है, इसमें क्या मिलाया तूने, खटा खारा पानी है। तो ये उसका हेलुसिनेशन यानी कि टेस्ट से रिलेटेड है, जबकि पानी का कोई टेस्ट नहीं है, नॉर्मल है। तो आल्सो सीन ए पेशेंट विद सीजोफ्रेनिया, यानी कि इस प्रकार का ये हेलुसिनेशन है वो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब लास्ट है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में हेलुसिनेशन ऑफ टच। टच यानी कि अपन किसी को टच कर रहे हैं, ये नॉर्मली टच करें तो उसके सेंसेशन काम कर रही है। अगर इसमें हेलुसिनेशन में कोई भी टच नहीं हो रहा है, लेकिन उसको फील हो रहा है कि मेरे को कोई टच कर रहा है, तो ये कॉमन सीन पेशेंट विद कोकीन एब्यूज, यानी कि नशा करते हैं, कोकीन एब्यूज, जिसे हम कोकीन बग बोलते हैं। कोकीन एब्यूज एंड कोकीन बग, मान लीजिए कोकीन नहीं है तो उसको वो ज़्यादातर ऐसे लगेगा जैसे कि मेरे कहीं पे कुछ शरीर पे चल रहा है, या लाइनें कुछ आ रही है, तो इस प्रकार का वो फॉल्स परसेप्शन है, वो किससे रिलेटेड है, टच से रिलेटेड है। तो ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन, इसको हम हैप्टिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, ये किस प्रकार के पेशेंट में मिलेगा, कोकीन एब्यूज पेशेंट में मिलेगा। आप गांव में जैसे देखा भी होगा, कोई नशीले हैं, नशा करते हैं, जैसे अफीम का करते हैं, जो दारू ज़्यादा पीते हैं, अगर उन्हें टाइम पे न दिया जाए तो वो कहते हैं कि हमारे तो चीटियाँ चल रही हैं बॉडी पे, तो वो उनको फील हो रहा है कि टच फील हो रहा है उन्हें। वास्तव में कोई ऐसा नहीं है, वो फॉल्स परसेप्शन है, जैसे टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। कुछ अन्य हेलुसिनेशंस हैं जो को डिसऑर्डर, तो इल्यूजन इल्यूजन और हेलुसिनेशन है, जो भी वो परसेप्शन के डिसऑर्डर है वो कंप्लीट हो गए। इल्यूजन के और हेलुसिनेशन में हमने 5 परसेप्शन देखे, हेलुसिनेशन कौन कौन से, तो उनके बारे में बात की। कुछ अलग हैं जो उनके बारे में और टर्म से बात कर लेते हैं। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। मान लीजिए कोई पायलट है जो स्टार्टिंग में न्यू जॉब है उसकी, उस 6-6 घंटे की 2 बार फ्लाइट उड़ा के आया, फिर घर पे आता है, तो उसको वो झटके महसूस होते हैं। और वैसे ही अपन कहीं ट्रेन में बैठ के घर पे आते हैं, किसी किसी को लगता है कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, तो इस प्रकार ये फॉल्स परसेप्शन है, जो काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन कह रहे हैं, मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हेलुसिनेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट करती है, तो ये काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन हो गया। नेक्स्ट है फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब मैंने कोई भी पेशेंट है उसका अगर फैंटम लिम्ब यानी फैंटम यानी झूठा बोल सकते हैं, झूठा लिम्ब यानी कोई लिम्ब नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर उसको काट दिया गया, पैर को वहाँ से एम्पुटेट कर दिया गया, लेकिन अगर उसको वो कहीं कभी कभार क्या होता है, वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसको लगता है मेरे दोनों पैर हैं, और वो जैसे ही खड़ा होता है तो गिर जाता है। गिरता है क्योंकि उसके माइंड में अभी भी कोई वो इमेज नहीं आई है कि हाँ कि मेरे पैर नहीं है या कट गया, एम्पुटेट हो गया है, लेकिन उसको पहले से फील था कि मेरा पैर एकदम सही सलामत है। उसको जो वो झूठ फील हो रहा है, यानी कि फैंटम लिम्ब है, उसको लग रहा है कि मेरा पैर अभी भी है। तो देयर आर फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज आल्सो द पार्ट ऑफ हेलुसिनेशन इन विच द पर्सन फील हिज और हर एम्पुटेड लिम्ब, उसका पैर अभी भी है, उसे हेलुसिनेशन यानी फॉल्स परसेप्शन आ रहा है उसको। ये 2 टर्म्स और है, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन और हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन। जब हम सोने जाते हैं, जब सोने की स्थिति में होते हैं, जैसे सोने वाले हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स होता है, तो उस टाइम में जो भी हेलुसिनेशन होता है उसे हम हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन इसको याद रखने की ट्रिक यानी स्लिप तब जाने वाले, गोइंग यानी गोवन जाने वाले, द हेलुसिनेशन विच डेवलप जस्ट आफ्टर गोइंग इनटू द स्लीप। हम जैसे ही सोने वाले हैं तब इनिशियल स्टेज में सभी नींद आने वाली होती है, तभी हमारी मसल रिलैक्सेशन होती है, उस समय वो हेलुसिनेशन होता है, वो हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन होता है। और हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन है मॉर्निंग में, जैसे ही मॉर्निंग में उठने वाले उससे जस्ट 5 मिनट पहले, जैसे अपने को लग रहा है कोई अपने रूम में आके चला गया, अपने रूम में कोई लाइट बंद कर रहा है, अपने रूम में थोड़ी सी कहीं पे आवाज़ आ रही है, तो वो जस्ट अवेकनिंग यानी कि अपने को जागने से पहले ही, उठने से पहले ही 5 मिनट पहले की अवस्था को हम हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन बोलेंगे। वो हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन है, वो वास्तव में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन वो हेलुसिनेशन हो रहा है। हिप्नोपॉम्बिक यानी जैसे उठने से 5 मिनट पहले, जस्ट अवेकनिंग बिफोर स्लीप।
और हिप्नोगोगी में हम स्लीप यानी कि सोने वाले होते हैं, उस समय हिप्नोगोगी हेलुसिनेशन होगा और उठने से पहले हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन होगा। तो हमने आज बात की कंपाउंड माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में बात की, साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात की, और हम कंटिन्यू जो भी स्टडी कर रहे हैं वो कंपोनेंट ऑफ माइंड से 9 माइंड्स के कंपोनेंट है, उसमें हमने पहले बात की ओरिएंटेशन या कॉन्शियसनेस के बारे में, फिर कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर के बारे में बात की, उसके बारे में हम एक्टिविटी एंड साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में बात की हमने, उसमें इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी और डिस एक्टिविटी के बारे में बात की, डिस एक्टिविटी के डिसऑर्डर के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की यानी कि परसेप्शन क्या होता है, उसका कितने टाइप का होता है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशन कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात की। और हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात की, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन के बॉडी मूवमेंट करना, फैंटम लिम्बन यानी कि उसका पैर नहीं है, वैसे नहीं है तो भी उसे फील होना कि हाँ मेरा पैर तो है। और उसके बारे में बात की हिप्नोगोगी हेलुसिनेशन, हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगी यानी जब सोने जाते हैं उस समय हमारा हेलुसिनेशन होता है, उसे हिप्नोगोगिक बोलेंगे। और हिप्नोपॉम्बिक जब जस्ट बिफोर अवेकनिंग यानी कि उठने से पहले 5 मिनट जो भी हेलुसिनेशन होगा, हमें लगेगा कि कोई हमारे रूम में एंटर कर रहा है, कोई जा रहा है, पंखा ऑन कर रहा है, ये इस प्रकार के हेलुसिनेशन को हिप्नोपॉम्बिक हेलुसिनेशन बोलेंगे। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं थॉट, थिंकिंग, इमोशन, उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे।